सो एनीवन वांट्स टू आस्क एनीथिंग? कल की क्लास में से किसी को कोई डाउट है क्या? कोई कुछ पूछना चाहता है तो पूछिए। बढ़े आगे फिर। सो शैल वी मूव अहेड? यस मैम। ओके। यस मैम। यस ओके, मैम। चलिए देखिए, तो कल की क्लास में हमने बात की थी कि 2A हमारे ऑफर को डिफाइन करता है, 2A हमारे प्रपोजल को डिफाइन करता है, और ऑफर देने वाले को ऑफरर कहते हैं, जिसको ऑफर दिया जाता है उसे ऑफरी कहते हैं। ऑफरी एक्सेप्टेंस देगा, ऑफर एक्सेप्टेंस मिलके प्रॉमिस बनेंगे, प्रॉमिस में कंसीडरेशन इन्वॉल्व है, दैट इज ट्रीटेड एज अग्रीमेंट, एंड इफ अग्रीमेंट इज इन्फोर्सिएबल बाय लॉ देन इट इज ट्रीटेड एज कॉन्ट्रैक्ट। और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कॉन्ट्रैक्ट को रेगुलेट करता है, इतनी बात हमने की थी। फिर हमने जब ऑफर को समझा तो ऑफर की डेफिनेशन ने क्या बोला? जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के सामने, है ना, अपनी विलिंगनेस को सिग्निफाई करे, अपनी इच्छा को सिग्निफाई करे, अपनी इच्छा को जाहिर करे। किस बात की इच्छा? किसी काम को करने की इच्छा, किसी काम को ना करने की इच्छा को जाहिर करे। और इच्छा जाहिर करने का उद्देश्य क्या है? इच्छा जाहिर करने का उद्देश्य है कि सामने वाले व्यक्ति से आपको स्वीकृति लेनी है। इस उद्देश्य से अगर आप इच्छा जाहिर करते हैं किसी के सामने कि सामने वाले व्यक्ति से आपको अपनी इच्छा पे स्वीकृति लेनी है, असेंट लेनी है, तो इसे हम कहते हैं ऑफर, प्रपोजल। ठीक है। अब ऑफर किसी काम को करने का भी हो सकता है, ऑफर किसी काम को ना करने का भी हो सकता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि ये जो ऑफर है ना, ये पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा। और जब तक ऑफर देने का उद्देश्य सामने वाले से एक्सेप्टेंस लेना ना हो, तब तक उसे ऑफर नहीं कहते। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको बोला, मैंने अपने आपके सामने अपनी इच्छा जाहिर की कि आज ना मैं मूवी जाना चाहती हूं। ठीक है, आज मैं मूवी जाना चाहती हूं। क्या ये सिग्निफिकेंस ऑफ विलिंगनेस है या नहीं? मैंने अपनी इच्छा जाहिर की या नहीं की? यस मैम। इच्छा जाहिर की। लेकिन क्या इस इच्छा को जाहिर करने के पीछे उद्देश्य आपकी असेंट लेना है क्या? क्या मैं एक्सेप्टेंस मांग रही हूं आपकी? नहीं, मैं एक्सेप्टेंस नहीं मांग रही हूं। तो जब तक इच्छा जाहिर करने के पीछे का उद्देश्य सामने वाले की एक्सेप्टेंस लेना ना हो, तब तक उसे प्रपोजल नहीं कहते, तब तक उसे ऑफर नहीं कहते, है ना। मैं आपको ये बोलूं कि मेरा आज मूवी जाने का मन कर रहा है, मेरी आज मूवी जाने की इच्छा है, इसे हम ऑफर नहीं कहते, क्योंकि मैंने अपनी इच्छा तो आपको जाहिर कर दी, लेकिन इच्छा जाहिर करने के पीछे उद्देश्य आपकी स्वीकृति लेना नहीं है, आपकी एक्सेप्टेंस लेना नहीं है। बात समझ में आ गई क्या? लेकिन अगर मैं आपको ये बोलूं, मैं आपके साथ मूवी जाना चाहती हूं, अब मेरा इच्छा जाहिर करने का उद्देश्य क्या है? स्वीकृति। एक्सेप्टेंस मांगना है। एक्सेप्टेंस लेना, तब हम इसे कहेंगे ऑफर। क्या? इसके बाद हमने 2B के बारे में बात की थी, एक्सेप्टेंस के बारे में हमने बात की और बोला कि जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को ऑफर देता है और उस ऑफर के ऊपर ऑफरी ने अपनी एक्सेप्टेंस दे दी, तो हम इसे कहते हैं एक्सेप्टेंस। और जैसे ही ऑफर को एक्सेप्टेंस मिलती है, ये क्या बन जाता है? प्रॉमिस। क्या बन जाता है? प्रॉमिस। तो है ना, आप यहां पर जहां पर भी नोटिंग आप करते हैं, वहां पे एक चीज यहां पे जो मैं लिख रही हूं आप नोट कर लीजिए। ऑफर का सेक्शन क्या है? ऑफर का सेक्शन है 2A और प्रॉमिस का सेक्शन है 2B। और प्रॉमिस करते ही एक पार्टी क्या बन जाती है? प्रॉमिसर। और दूसरी पार्टी क्या बन जाती है? प्रॉमिसी। तो प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी डिफाइन है 2C में, है ना।
प्रॉमिसर, प्रॉमिस करने वाला प्रॉमिसर, और जिसको प्रॉमिस किया गया है वो प्रॉमिसी। मैम टू ये ए 2A 2B 2C का मतलब? हाँ बोलो बेटा, क्या पूछ रहे हो? मैम ये 2C का मतलब? अच्छा, 2A 2B का मतलब क्या? क्या? ओके, देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ना, हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे हैं। अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में किसी भी चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए, किसी भी प्रोविजन का पता बताने के लिए किसकी हेल्प ली जाती है? सेक्शंस की, है ना। जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए सबसे पहले एक ऑफर होना चाहिए, लेकिन ये ऑफर होगा क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑफर? अगर हमारे और आपके ऊपर बात छोड़ दी जाए तो हम तो सब अलग अलग ऑफर की डेफिनेशन बताएंगे, ठीक है। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शंस में डिवाइडेड होता है, और हर सेक्शन एक डिफरेंट प्रोविजन, डिफरेंट कंसेप्ट की बात करते हैं। तो 2A ने क्या बताया? व्हाट इज दी ऑफर। और जब इस ऑफर को एक्सेप्टेंस मिल जाती है तो 2B क्या कहता है? फिर ये क्या बन जाएगा? प्रॉमिस। जैसे ही प्रॉमिस किया, 2C ने क्या सिखा दिया? आपके सामने क्या निकल के आएंगे? प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी। अभी बात समझ में आ गई क्या? यस मैम। कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, कुछ डाउट हो रहा है तो पूछो। नो मैम। कोई ना, ठीक है, चलिए। ये पढ़ के देखिए, एग्जाम्पल नंबर 4 पढ़ के देखिए। सॉरी, एग्जाम्पल नंबर 4 नहीं, ये एग्जाम्पल पढ़ के देखिए। अनिल ने अपनी कार सुनील को बेचने के लिए ऑफर की 4 लाख रुपए में। अनिल ने सुनील को कहा कि मैं अपनी कार तुम्हें 4 लाख रुपए में बेचना चाहता हूं, और सुनील ने बदले में क्या दे दी? कंसेंट। कंसेंट मतलब सुनील ने क्या कह दिया? यस। तो अनिल का ऑफर और सुनील की कंसेप्ट मतलब क्या हो गए? क्या बन गए? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस बराबर प्रॉमिस। यहां तक बात समझ में आ गई क्या? कोई कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, कुछ कंफ्यूजन हो रहा है तो पूछिए। पूछना है कुछ? बढ़े आगे। चलिए, तो अब जहां पे आप ये लिख रहे थे ना, आप वहां पे लिखिए अगला। लिख लीजिए आप भी ऐसा, इस टेबल को कंप्लीट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6। 2A ऑफर, 2B प्रॉमिस, 2C प्रॉमिसर प्रॉमिसी, 2D में कंसिडरेशन को डिफाइन किया गया, 2E में अग्रीमेंट को, 2H में कॉन्ट्रैक्ट को। ये आप भी नोट कर लीजिए ना मेरे साथ साथ, ऑल नोटेड डाउन।
और जब नोट कर लेंगे तो मुझे बता देंगे ना। ओके मैम डन, चलिए, वेरी गुड। चलो अब हम अगली बात पढ़ेंगे। 2D कंसिडरेशन हम बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले हम अग्रीमेंट के बारे में पढ़ेंगे। अग्रीमेंट तो बहुत आसान होता है। अग्रीमेंट बनाने का तरीका क्या है? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन। ऑफर को मिला एक्सेप्टेंस, और ऑफर और एक्सेप्टेंस मिलके बन गया प्रॉमिस। प्रॉमिस के साथ अगर कंसिडरेशन इन्वॉल्व है तो ये क्या कहलाता है? अग्रीमेंट, है ना। ऑफर को मिल गई एक्सेप्टेंस और साथ में जुड़ा है कंसिडरेशन, तो ये क्या कहलाता है? एग्रीमेंट। तो देखिए क्या लिखा है, एवरी प्रॉमिस। प्रॉमिस का मतलब क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉमिस? प्रॉमिस का मतलब क्या? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। सो एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस, एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस, किसी भी जगह पर अगर ऑफर और एक्सेप्टेंस साथ में है, अगर ऑफर को क्या मिला है? एक्सेप्टेंस मिली है, तो वो क्या बन जाएगा? प्रॉमिस बन जाएगा। और बोला एवरी प्रॉमिस या एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, मतलब किसी भी प्रॉमिस में अगर दोनों पार्टीज के लिए, ईच अदर मतलब बोथ पार्टीज, अगर दोनों पार्टीज के लिए कंसिडरेशन है तो इट इज एन अग्रीमेंट। तो फिर ये क्या कहलाएगा? अग्रीमेंट। यानी किसी भी प्रॉमिस में अगर कंसिडरेशन इन्वॉल्व है दोनों पार्टीज के लिए तो फिर वो प्रॉमिस प्रॉमिस नहीं रह जाएगा, कंसिडरेशन के साथ मिलने के कारण अब वो क्या कहलाएगा? अग्रीमेंट कहलाएगा। बात समझ में आ गई? इज इट क्लियर? यस मैम। यस मैम। ओके, यस मैम। तो देखिए यहां पे क्या लिखा है, ये बात सही लिखी है क्या? ये डब्बे में जो बात लिखी है वो सही लिखी है क्या? सही लिखी है क्या बात? यस मैम। सही लिखी है। मैम इसमें कंसिडरेशन, हाँ बोलो बेटा। इसमें अच्छा, शाबाश, बिल्कुल ठीक। वेरी गुड, ऑब्जर्व करने के लिए वेरी गुड, सही बात को पिन पॉइंट आइडेंटिफाई करने के लिए वेरी गुड, बिल्कुल ठीक। ऑफर और एक्सेप्टेंस अग्रीमेंट नहीं बनाते ना, ऑफर और एक्सेप्टेंस के साथ क्या चाहिए? कंसीडरेशन चाहिए, क्योंकि ऑफर और एक्सेप्टेंस तो केवल प्रॉमिस बनाते हैं। अग्रीमेंट बनाने के लिए तो क्या चाहिए प्रॉमिस के साथ? कंसीडरेशन। हाँ बिल्कुल ठीक, वेरी गुड। तो यहां पे एक साथ में कंसीडरेशन भी लिखे। नोटेड? यस मैम। ओके ओके, ठीक है। इसके बाद आप देखिए 2H कॉन्ट्रैक्ट, हमने पढ़ा था ना। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? अगर एग्रीमेंट को लॉ में एनफोर्स करवाया जा सके, अगर किसी एग्रीमेंट के बदले आप लीगल एक्शन ले सके तो वो एग्रीमेंट क्या कहलाता है? फिर कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। फिर वो, हाँ, और कॉन्ट्रैक्ट को कौन रेगुलेट करता है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट को कौन रेगुलेट करता है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। यहां तक बात समझ में आ गई?
कोई Yes, ma'am. कोई कंफ्यूजन किसी के भी दिमाग में हो रहा है, ठीक है, तो आप पूछ सकते हैं। डाउट्स आर ऑलवेज वेलकम। एक बार, दो बार, तीन बार, पांच बार, कितनी भी बार पूछ सकते हैं। डाउट्स हमेशा पूछिए। किस और आपको अगर समझ में आ गया है तो मुझे थंब रेज करिए। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं क्या? Shall we go ahead? Yes, ma'am. ओके, चलिए। तो अब हम बात करेंगे बेसिक एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, है ना। एसेंशियल्स का मतलब महत्वपूर्ण, एलिमेंट मतलब बात। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए, नाउ व्हाट इज, यहां पे एक शब्द लिखा है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट तो आप अभी समझ गए, 2 दिन से हम कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बात कर रहे हैं। वैलिड का मतलब क्या होगा? विच इज, जो enforceable by law हो. वेरी गुड, शाबाश। विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि लॉ में एनफोर्सिएबल हो। अगर कॉन्ट्रैक्ट लॉ में एनफोर्सिएबल है तो वो वैलिड है, और अगर लॉ में एनफोर्सिएबल नहीं है तो वो वैलिड नहीं है, ठीक है। तो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को लॉ में एनफोर्सिएबल होने के लिए कॉन्ट्रैक्ट में कुछ बातें होनी जरूरी है, कुछ इंग्रेडिएंट होने जरूरी है, कुछ मैटर्स होने जरूरी हैं। अगर ये सारी बातें कॉन्ट्रैक्ट में प्रेजेंस हैं तो फिर हम उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहते हैं? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की पहली शर्त क्या है? पहली शर्त है कि उस कॉन्ट्रैक्ट में कितनी पार्टीज होनी चाहिए। कम से कम कितनी पार्टीज होनी चाहिए? दो पार्टी क्यों चाहिए? एक ऑफर देने वाला, दूसरा ऑफर लेने वाला। एक ऑफर देने वाला, दूसरा एक्सेप्टेंस देने वाला। तो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एटलीस्ट 2 पार्टीज होनी चाहिए। क्या लिखा है? फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पार्टी। वहां पर कम से कम कितनी पार्टीज होनी चाहिए? 2 पार्टीज होनी चाहिए। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए कम से कम 2 पार्टी। 2 पार्टी का मतलब कौन हो गया? ऑफरर और ऑफरी. हाँ, यानी मैं मुझे ही ऑफर नहीं दे सकती, मैं आपको ऑफर दे सकती हूं। एक व्यक्ति दूसरे को ऑफर दे सकता है ना। यानी ऑफर और ऑफरी 2 सेपरेट पर्सन होने चाहिए, 2 अलग अलग लोग होने चाहिए। इसीलिए जब एक पार्टी ऑफर करेगी तो दूसरी पार्टी उसे क्या करेगी? एक्सेप्ट करेगी, ठीक है। बात समझ में आ गई क्या? 2 पार्टी वाली। Yes. ओके, चलिए। अब एक बात, एक पापा है और दूसरी मम्मी है। एक पापा है, एक मम्मी है, ठीक है। पापा ने मम्मी को ऑफर दिया। पापा बड़े फूडी है, पापा को खाने पीने का बड़ा शौक है, लेकिन मम्मी को बनाने का बिल्कुल भी शौक नहीं है। तो पापा ने मम्मी को क्या ऑफर दिया? इफ यू कुक tasty food for 6 months,
ठीक है, अगर तुम अगले 6 महीने तक लगातार अच्छा खाना बनाती रहोगी, इफ यू कुक टेस्टी फूड फॉर 6 मंथ, आई विल बाय यू अ डायमंड रिंग। है ना, पापा ने मम्मी को ऑफर दिया कि 6 महीने तक बढ़िया खाना बनाओगी तो मैं तुम्हें डायमंड रिंग दूंगा। ठीक है, कुछ गलत किया क्या वादा करके? ऐसा वादा पापा मम्मी से कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कर सकते हैं। कर सकते हैं। और मम्मी डायमंड रिंग के लिए दिन में 2-3 बार क्या 6 बार खाना बना सकती है। तो पापा के ऑफर को मम्मी ने क्या कर लिया? एक्सेप्ट। मुझे बताइए, ऑफर है क्या यहां पे? यस मैम। एक्सेप्टेंस है क्या ऑफर की? यस मैम। कंसिडरेशन है क्या? यस क्या कंसिडरेशन है? मैम, पापा को फूड मिलेगा और मम्मी को रिंग मिलेगी तो दोनों पार्टी को कुछ ना कुछ मिल रहा है। वापस बोलिए बेटा एक बार। मैम, पापा को मैम फूड मिल रहा है और मम्मी को रिंग मिल रहा है तो मैम दोनों को कुछ ना कुछ मिल रहा है। बिल्कुल, दोनों को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। कंसिडरेशन मतलब समथिंग फॉर समथिंग, कुछ के बदले कुछ। पापा को क्या मिल रहा है? फूड, और मम्मी को मिल रही है रिंग। कंसिडरेशन है, दोनों के लिए कुछ ना कुछ है। तो ऑफर है, एक्सेप्टेंस है और कंसिडरेशन फॉर बोथ, दोनों के लिए कंसिडरेशन भी है। जब ये तीनों बातें पूरी हो जाती है तो हम इसे क्या कहते हैं? ये क्या बन गया? एग्रीमेंट। अग्रीमेंट। ठीक है, लेकिन पापा के हाल तो बेहाल हैं। 6 महीने बढ़िया खाना खा लिया और 6 महीने बाद जब मम्मी की बर्थडे आई तो बोले अभी बजट अलाउ नहीं कर रहा, बहुत सारे खर्चे हैं, इस बार नहीं दिला सकता। अभी क्या होगा? मम्मी को गुस्सा आएगा या नहीं आएगा ये बात सुन के? बिल्कुल आएगा। हाँ, तो क्या करे मम्मी? आप बताओ क्या करना चाहिए? क्या करे? पापा को बोल दे ठीक है चलो कल कोर्ट में देखते हैं फिर? नो मैम। सही नहीं लगता ना, बात जचती नहीं है कि क्या एक रिंग के लिए मम्मी पापा को कोर्ट में ले जाएगी क्या? लेकिन अगर हमारे कॉन्ट्रैक्ट के बेसिक कंसेप्ट के बेसिस पे पढ़े तो क्या, हमने तो यही बात पढ़ी कि अगर ऑफर है और एक्सेप्टेंस है और साथ में कंसिडरेशन भी है तो ये क्या हो जाएगा? अग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ। लेकिन आप देखिए ना, आप ही की बात पलट गई और बोले कि अगर पापा ने ऑफर दिया है और मम्मी ने ऑफर को एक्सेप्ट किया है और पापा अगर अपनी बात पूरी नहीं कर रहे हैं तो भी मम्मी लीगल एक्शन नहीं लेती ना लीगल एक्शन। नो मैम। हाँ, ऐसे पापा बहुत सारे वादे करते हैं और पूरे नहीं करते हैं, थोड़ी मम्मी उनको कोर्ट में ले जाती है। तो हम क्या बात करते हैं कि कोई भी ऑफर अगर एक्सेप्ट हो लेकिन उस ऑफर और एक्सेप्टेंस का इंटेंशन लीगल एक्शन क्रिएट करना ना हो। क्या पापा ने मम्मी को वादा ये सोच के किया था क्या, या मम्मी ने वादा ये सोच के लिया था क्या कि अगर 6 महीने अच्छा खाना खिला के रिंग ना मिली तो ये पापा को मैं कोर्ट में ले जाऊंगी? मम्मी ने ऐसा सोचा था क्या? नो मैम। नहीं सोचा था। ठीक है, बिकॉज देयर वॉज नॉट एन intention to create was not an intention to create legal relationship। मम्मी पापा के बीच में लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की इंटेंशन नहीं थी। सही बोल रही हूं क्या मैं? यस मैम। है ना, मम्मी पापा के बीच में लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की इंटेंशन नहीं थी। तो अब क्या हो गया? ऑफर हो, ऑफर को एक्सेप्टेंस हो, कंसीडरेशन भी हो, लेकिन अगर ऑफर एक्सेप्टेंस से लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की इंटेंशन ना हो तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता।
इसीलिए जो सोशल और डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स होते हैं, जो सोशल और डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स होते हैं, ठीक है, आपकी बहन ने आपको राखी बांधी और आपने उसको लिफाफा नहीं दिया, डोमेस्टिक एग्रीमेंट है ना, लीगल। ऐसे आप बहन आपको कोर्ट में नहीं ले जाएगी, क्यों? क्योंकि सोशल और डोमेस्टिक एग्रीमेंट आर नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। उनके लिए उनके द्वारा लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की इंटेंशन ही नहीं होती। तो जब भी हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो अगला एसेंशियल एलिमेंट क्या है, अगला महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए सबसे पहले उसकी पार्टीज की इंटेंशन, पार्टीज का मतलब ऑफरर एंड ऑफरी बोथ, पार्टीज की इंटेंशन मस्ट बी टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, पार्टीज की इंटेंशन लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करना होना चाहिए। इसीलिए सोशल और डोमेस्टिक टाइप ऑफ एग्रीमेंट आर नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। ये मम्मी और पापा के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ वो किस नेचर का था? डोमेस्टिक था या नहीं था, घरेलू था या नहीं था? यस मैम। तो सोशल और डोमेस्टिक एग्रीमेंट लॉ में एनफोर्सेबल नहीं होते, राइट? इसीलिए वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होते। बात समझ में आई क्या? यस मैम। ओके इसीलिए आप देखिए यहां पर एक केस है बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर का। यहां पे हस्बैंड एंड वाइफ थे, एक थे मिस्टर बेल्फोर और एक थी मिसेस बेल्फोर। ठीक है, अब मिसेस बेल्फोर क्या करती थी, जब भी ये मिस्टर बेल्फोर ऑफिस जाने वाले होते थे ना, सुबह सुबह गेट पे आके खड़ी हो जाती थी और बोले 200 रुपए दे दो, सब्जी लानी है, 50 रुपए दे दो, आयरन वाले को पैसे देने हैं, 2000 रुपए दे दो, दूध वाला आया है। तो जब भी बेल्फोर ऑफिस जाने वाले होते थे, मिसेस बेल्फोर गेट पे खड़ी होके पैसे मांगने लगती थी। हस्बैंड वाइफ थे दोनों, लेकिन बेल्फोर को फिर भी अच्छा नहीं लगता था कि ऑफिस जाते समय मिसेस बेल्फोर पैसा मांगे। तो मिस्टर बेल्फोर ने मिसेस बेल्फोर को क्या बोला कि आई विल पे यू मंथली 10,000। बेल्फोर ने मिसेस बेल्फोर को क्या बोला कि देखो श्रीमती जी, मैं तुमको हर महीने 10,000 रुपए दूंगा, लेकिन तुम ये मेरे से गेट पे आके सुबह सुबह ऑफिस जाते समय पैसे ना मांगा करो। मिसेस बेल्फोर ने कहा ओके ठीक है, नहीं मांगूंगी, दे देना 10,000 रुपए। अब मंथ एंड हो गया, बेल्फोर ने अगले ही दिन से गेट पे खड़े होके पैसे मांगना बंद कर दिया। महीना खत्म हो गया, अब बारी किसकी है पैसा देने की? किसकी बारी है? मिस्टर बेल्फोर की। पैसा देने की बात आई, 1 दिसंबर आ गया, नवंबर खत्म, दिसंबर आ गया। मिसेस बेल्फोर ने बोला लाओ 10,000 रुपए। मिस्टर बेल्फोर ने बोला कि अभी हाथ थोड़ा तंग है, फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं है, अभी नहीं दे सकता। अब क्या करे? मिसेस बेल्फोर कोर्ट में ले जाए क्या मिस्टर बेल्फोर को? कोर्ट में ले जाए? नो मैम। क्योंकि सोशल अग्रीमेंट्स, डोमेस्टिक अग्रीमेंट्स लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का इंटेंशन नहीं रखते। मतलब जिस समय मिस्टर बेल्फोर ने मिसेस बेल्फोर को वादा किया था, वो जेन्युइनली मानते थे मैं 10,000 रुपए महीना दूंगा, लेकिन इस उद्देश्य से वादा नहीं हुआ था कि अगर 10,000 रुपए महीना ना दे पाए तो वाइफ उनको कोर्ट में ले जाएगी। तो यहां पर लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का इंटेंशन नहीं है। बात समझ में आ गई क्या? यस मैम। पढ़िए यस मैम। पढ़िए, केस पढ़िए। हस्बैंड ने क्या किया? अग्री किया टू पे टू हिज वाइफ अ सर्टेन अमाउंट पर मंथ, और उसके फेल होने पर वाइफ ने क्या किया? उसे स्यू कर दिया। लेकिन कोर्ट ने क्या बोला? वाइफ तुम्हारा केस नहीं चलेगा, क्योंकि आपके और मिस्टर बेल्फोर के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था वो सोशल एग्रीमेंट हुआ था,
पब्लिक अग्रीमेंट हुआ था, ठीक है, उससे लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की इंटेंशन नहीं बनती। बात समझ में आ गई क्या? कोई भी डाउट है तो पूछिए। Yes. किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन किसी को भी होता है तो प्लीज आस्क। इसी टाइप में हम एनफोर्सेबल बाय लॉ के भी एग्जांपल हो सकते हैं कि हस्बैंड वाइफ के अंदर अगर वो करना चाहे। अच्छा देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक मिस्टर बेल्फोर है, नहीं, एक मिस्टर कपूर हैं और मिसेस कपूर है। मिस्टर कपूर है, मिसेस कपूर है, और मिस्टर कपूर और मिसेस कपूर का क्या हो गया? डिवोर्स। और डिवोर्स के समय मिस्टर कपूर ने यह वादा किया कि अब मैं हर महीने मिसेस कपूर को 50,000 रुपए क्या दूंगा? गुजारा भत्ता। 50,000 रुपए क्या दूंगा? गुजारा भत्ता दूंगा। अब अगर 50,000 रुपए गुजारा भत्ता न दिया गया तो मिसेस कपूर मिस्टर कपूर पे क्या कर सकती है? केस फाइल कर सकती है। ये सोशल या डोमेस्टिक एग्रीमेंट के दायरे में नहीं आते, क्योंकि जो डिवोर्स की एलिमनी होती है या डिवोर्स के बाद जो हस्बैंड वाइफ को गुजारा भत्ता देता है वो कानून के दायरे में रह के देना पड़ता है, तो उस समय ये सोशल और डोमेस्टिक एग्रीमेंट नहीं होगा। इस डिवोर्स वाले केस में मिसेस कपूर मिस्टर कपूर पे केस फाइल कर सकती हैं। कुछ और पूछना चाहते थे क्या, या यही डाउट था आपका बेटा? नहीं मैम, यही डाउट था। मतलब मैम अगर किसी रिलेशन में होंगे तो वो सोशल और डोमेस्टिक में ही आएगा। हाँ, ये परिस्थिति पे डिपेंड करेगा कि सोशल है या डोमेस्टिक एग्रीमेंट है। ओके मैम। है ना? हाँ, रिलेशनशिप के बेसिस पे कंक्लूड नहीं करेंगे। कंक्लूड करने के लिए क्या चाहिए? कंक्लूड करने के लिए सर्कमस्टेंसेस चाहिए, परिस्थिति चाहिए। ओके। मैम रिटर्न एग्रीमेंट मांगता होगा ना? क्या बोल रहे हो? रिटर्न एग्रीमेंट। कौन सा लीगल एग्रीमेंट? रिटर्न। चैट टाइप करो। ही इज सेइंग रिटर्न एग्रीमेंट। रेंटल एग्रीमेंट। रिटर्न एग्रीमेंट नहीं, रिटर्न एग्रीमेंट की जरूरत नहीं है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहीं पर भी रिटर्न एग्रीमेंट की बात नहीं करता। एग्रीमेंट ओरल हो सकता है, रिटर्न हो सकता है, मेल पे हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। रिटर्न एग्रीमेंट होना मैंडेटरी नहीं है। क्लियर है क्या? चलिए अब एक बात और पढ़ेंगे। एक और एग्जांपल है, देखिए। अनिल इनवाइट्स सुनील टू डिनर। अनिल ने सुनील को क्या किया? डिनर पे इनवाइट किया। सुनील को बोला कि सुनील विद फैमिली आ जाना, शाम को 8 बजे साथ में खाना खाएंगे। और सुनील ने इस बात के लिए हां भी बोल दी। सुनील 8 बजे पहुंच गए अनिल के घर, लेकिन अनिल सब कुछ भूल गए और शहर से बाहर चले गए। मतलब सुनील 8 बजे घर पहुंचते, अनिल नदारद, अनिल वहां है ही नहीं, उनके घर पे ताला लगा है। पड़ोसी से पूछा तो लगा, बोला ये अनिल भाई साहब तो सुबह 12 बजे ही निकल गए, शहर के बाहर गए। नाउ इस सिचुएशन में सुनील कैन नॉट क्लेम कंपनसेशन फॉर एक्सपेंसेस। मतलब आपको जब कोई किसी सोशल गैदरिंग के लिए इनवाइट करता है तो आपके और उस व्यक्ति के बीच में सोशल एग्रीमेंट होता है, और सोशल एग्रीमेंट में लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की इंटेंशन नहीं होती। यानी इस अनिल ने सुनील को डिनर पे इनवाइट किया, अगर अनिल अब गायब हो गए तो सुनील उनके ऊपर केस फाइल नहीं कर सकते, बिकॉज देयर वॉज नो इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप। ओके, क्या बात समझ में आ गई क्या? रीड करके देख लीजिए एक बार, रीड करके देख लीजिए। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप में, लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का इंटेंशन होगा तभी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। पढ़ के देखिए, कोई डाउट है तो पूछिए।
ओके है क्या? इंस्टेंट डाउट कुछ क्रिएट होते हैं, कोई परमुटेशन कॉम्बिनेशन दिमाग में आता है, ये कैसे वो कैसे, तो आप पूछ सकते हैं आराम से। बढ़े आगे। शैल आई मूव अहेड? हाँ Yes, या ना? ma'am. हाँ ओके Yes. ओके। चलिए, ये थर्ड पॉइंट छोड़ रही हूं, ये बाद में पढ़ेंगे, पहले ये वाला पढ़ेंगे। कैपेसिटी ऑफ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट की जो पार्टीज होती है, मतलब जो ऑफरर और ऑफरी होते हैं, दे मस्ट बी कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। कंपिटेंट को एक दूसरे शब्दों से जान देते हैं, क्वालिफाइड, मतलब कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए क्वालिफाइड होने चाहिए। जो व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए क्वालिफाइड है वही कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। अगर किसी अनक्वालिफाइड व्यक्ति ने, नॉन कॉम्पिटेंट व्यक्ति ने अगर कॉन्ट्रैक्ट किया है तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट की पार्टीज कैसी हो? कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, क्वालिफाइड टू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो चलिए, कौन व्यक्ति कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से? कौन से लोग कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं? सबसे पहली बात, कोई भी ऐसा व्यक्ति हु हैज अटेन्ड द एज ऑफ मेजॉरिटी, जिस व्यक्ति ने मेजॉरिटी की एज अटेन कर ली हो, जिस व्यक्ति की उम्र 18 साल या उससे ऊपर हो चुकी हो। अगर किसी व्यक्ति की उम्र 18 साल या उससे ऊपर है तो वो व्यक्ति कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है। मतलब चिंकू पिंकू जिनकी उम्र 18 से कम है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, और अगर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर भी लिया तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। ये बात समझ में आ गई क्या? दूसरी बात, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए व्यक्ति को कैसा होना चाहिए? साउंड माइंड होना चाहिए। साउंड माइंड का मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि अपने डिसीजंस अपने हिसाब से सोच समझकर लेने के लिए केपेबल हो, साउंड माइंड। तीसरी बात, कोई भी व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट करने वाला ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको कि कोर्ट ने डिस्क्वालिफाइड कर दिया हो। मतलब कोर्ट ने, जैसे टेररिस्ट है मान लीजिए, एक टेररिस्ट को कोर्ट ने बोला आप इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए डिस्क्वालीफाई हो गया। अगर अब उस डिस्क्वालीफाइड व्यक्ति ने कॉन्ट्रैक्ट किया तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। यानी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट की पार्टीज कैसी हो? कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी दोनों पार्टीज की उम्र, ऑफरर और ऑफरी दोनों की उम्र 18 साल या उससे ऊपर होनी चाहिए। दोनों के दोनों साउंड माइंड होने चाहिए। दोनों के दोनों कोर्ट के द्वारा डिस्क्वालिफाइड नहीं होने चाहिए, तभी वो लोग कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। ये बात समझ में आ गई क्या? मैम थर्ड वाले को थोड़ा डीप में बता दो। क्या बेटा? मैम थर्ड वाले पॉइंट को थोड़ा और क्लियर बता दीजिए। नहीं समझ में आया, क्या वापस बोलिए। मैम सी पॉइंट को थोड़ा क्लियर और बता दीजिए। अच्छा, सी पॉइंट, अ पर्सन हु इज नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट टू। मतलब से फॉर एग्जांपल आप इंडिया में रहते हैं, ठीक है, अगर आप इंडियन है तो आपके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लगता है, यानी भारतीय संविधान के हिसाब से हर कानून आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है। मान लीजिए इंडिया में कोर्ट ने बोला, एक कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि अ टेररिस्ट इज डिसक्वालिफाइड फॉर डूइंग कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कोर्ट ने बोला, लॉ ने बोला कि एक टेररिस्ट इंडिया में क्वालिफाइड नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। अब मान लीजिए अगर एक टेररिस्ट ऑफरर बन गया, ठीक है, या ये टेररिस्ट ऑफरी बन गया, मतलब इसने कोई ऑफर दिया या कोई एक्सेप्टेंस दी, तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, उस कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी नहीं होगी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए व्यक्ति जो है, पार्टी जो है, वो डिसक्वालिफाइड नहीं होनी चाहिए। अब टेररिस्ट तो डिसक्वालिफाइड है ना, ये जो कॉन्ट्रैक्ट करेगा वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। ओके, बात समझ में आ गई अब?
यस मैम। अच्छा, तो आज के लिए इतना ही।